है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। शक्ति गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्वसन के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान जो 38 एटीपी ऊर्जा निकलता है, उस ऊर्जा को भंडारित करके कहां पर रखा जाता है, स्टोर करके कहां पर रखा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे आप सुनते होंगे कि आज बिजली नहीं आएगी, पावर हाउस में खराबी आ गया, तो पावर हाउस से ही ना बिजली सब जगह क्या किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है, डेसिपेट किया जाता है। उसी प्रकार से श्वसन से जो हम लोग को ऊर्जा मिलता है, उस ऊर्जा को कहां पर भंडारित करके रखा जाता है, कहां पर स्टोर करके रखा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। और यह ना केवल ऊर्जा को भंडारित करता है, बल्कि श्वसन में जो भी एंजाइम की आवश्यकता होती है, वो एंजाइम किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो प्रोवाइड्स नेसेसरी एंजाइम फॉर द रेस्पिरेशन। श्वसन के लिए जो भी आवश्यक एंजाइम है, यह भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। यह इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के दौरान निकलने वाले, यह इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के दौरान निकलने वाले ऊर्जा को भंडारित करता है। यह इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के दौरान निकलने वाले ऊर्जा को भंडारित करता है। अगला लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम भी प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम भी प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम भी प्रदान करता है। ठीक है। अब डिस्कवरी, इसका खोज देखते हैं, इसका खोज किसके द्वारा किया गया। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कीड़ा के मांस में देखा गया था, इंसेक्ट के मसल में देखा गया था। किनके द्वारा देखा गया था, कॉलिकर के द्वारा। तो कॉलिकर साहब सबसे पहले किसको देखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया को देखे थे। कहां पर, इंसेक्ट मसल में, कीट के मांस में देखे। ठीक है। बेकर साहब इसका नाम क्या दिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो बोला गया वो किनके द्वारा बोला गया, बेकर के द्वारा। लेकिन इसका जो व्याख्या ज्यादा डिटेल में अध्ययन किया गया वो अल्टमैन के द्वारा। तो अगर आपसे प्रश्न दे देगा कि एक ही ऑप्शन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किनके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन में अल्टमैन दिए रहता है। तो वहां पर आंसर में टिक क्या लगाएंगे, अल्टमैन, क्योंकि हम बेकर भी पढ़ा के भेज रहे हैं, हम कॉलिकर भी पढ़ा के भेज रहे हैं। लेकिन ऑप्शन में आपका बेकर या कॉलिकर नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा और नन ऑफ दीज में टिक लगा के आ जाएगा। तो अल्टमैन याद रखिएगा। जहां तक जब भी माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरी से क्वेश्चन पूछा है, अल्टमैन ही ऑप्शन में देता। हाँ, अब बीपीएससी का कोई ठीक है नहीं, अब वो भी एक्सपेरिमेंट करेगा छांटने के लिए। तो अब ये नहीं पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किनके द्वारा किया गया, एक्सप्लेनेशन किनके द्वारा दिया गया। मे बी ये पूछ सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन साइंटिस्ट थे जो माइटोकॉन्ड्रिया को देखे थे, तब वहां अधिकांश बच्चा फंस जाएगा। ऑप्शन ए में रहेगा अल्टमैन और बच्चे किस में टिक लगा देंगे, अल्टमैन में। वहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
कॉलिकर हो जाएगा। तो एक शिक्षक का काम है कि आपको हर रास्ता बता के रखना जो आपकी मंजिल तक ले जाए। अगर एक रास्ता में जाम हो तो दूसरे रास्ता से आप जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच जाइए। ठीक है, तो लिखिएगा, डिस्कवरी में कॉलिकर सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को कीट के मांस में देखे थे। कॉलिकर सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को कीट के मांस में देखे थे, देकर इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहें, देकर इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहें। ठीक है, अल्टमैन इसका अध्ययन विस्तार से किए। अल्टमैन इसका अध्ययन विस्तार से किए। ठीक है, तो एक एक चीज बतला देंगे। ठीक है, अब इसके आकार की बात करते हैं, साइज कितना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है वो सामान्यतः 3 से 4 माइक्रोन होता है, 3 to 4 माइक्रोन। तो लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का औसत आकार, माइटोकॉन्ड्रिया का औसत आकार 3 से 4 माइक्रोन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का औसत आकार 3 से 4 माइक्रोन होता है। औसत मतलब इससे थोड़ा बड़ा हो सकता है या थोड़ा छोटा हो सकता है। शेप की बात करें, अगर देखिएगा तो देखने में कैसा लगेगा, तो अगर देखिएगा तो या तो फिलामेंट की तरह दिखेगा या ग्रैनुलर दाना की तरह दिखेगा। तो लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति या तो दानेदार, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति या तो दानेदार या फिलामेंट की तरह हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति या तो दानेदार या फिलामेंट की तरह हो सकता है। ठीक है, या तो दाना की तरह होगा, नहीं तो क्या होगा, फिलामेंट की तरह होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं लोकेशन, स्थिति की बात करते हैं। अगर हम सब कुछ विस्तार से पढ़ लेना है, एग्जामिनर के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ना है कि आपको फंसा सके, इतने अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अब कट थ्रोट कंपटीशन है बाबू, गला कट प्रतियोगिता है। अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो कोई 18 घंटा बंद कमरे में पढ़ रहा होगा, और आपका जो मुकाबला है उन बच्चों से होगा। एक पर एक मेहनती बच्चे हैं, एक पर एक ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात किताब में लगे हुए हैं, अपने धुन में क्या है रमे हुए हैं, उन सब से आपका मुकाबला। और 71वीं बीपीएससी और इसलिए भी चैलेंजिंग है कि जो 70वीं बीपीएससी में छट गए थे योद्धा, वो घायल शेर की तरह 71वीं में पलट कर वार करेंगे। वो बच्चे जब जस्ट यूपीएससी देकर निकले हैं, वो देखिएगा वो 71वीं बीपीएससी देंगे, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी है। वो बच्चे जिनका अंतिम प्रयास होगा वो अपना जी जान लगा देंगे। तो बाबू ये बहुत बड़ा मौका है, जितना बड़ा मौका उतनी बड़ी चुनौती होती है, और उसके लिए आपको कमर कसना पड़ेगा, उसके लिए आपको चट्टान बनना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर 71वीं बीपीएससी पहाड़ है तो आपको भी दशरथ मांझी बनना पड़ेगा, उस पहाड़ को काटना पड़ेगा। और हम आपके साथ हमेशा खड़े, बस आप लगातार बने रहिए, और भी सेशन लेते आएंगे। लोकेशन में देखिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है, कैसे टीचर की आवश्यकता होती है और हम जैसे टीचर की आवश्यकता होती है वो बतलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में क्या होता है, मौजूद होता है।
देखिए अगर हम देखें यहाँ पे डायग्राम बनाए भी थे, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में इस प्रकार से क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। और ये फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में होता है। मुक्त अवस्था मतलब थोड़ा बहुत इधर से उधर तैर सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में मौजूद है एंड इट कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम आपको बताए थे कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, बायोलॉजी को अपवादों का विज्ञान कहा जाता है। हमारे नेत्र में दो कोशिका है बाबू, एक कोशिका का नाम है रॉड कोशिका और दूसरे कोशिका का नाम है कोन कोशिका। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो फिक्स्ड होता है, नियत होता है। नियत कहने का मतलब इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इन दोनों कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ बच्चे को फंसाने के लिए एग्जामिनर के पास दो ब्रह्मास्त्र है, दे देगा निम्नलिखित में से किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया स्थिर होता है, नियत होता है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन नहीं कर सकता है। ये दो ब्रह्मास्त्र जो है वह एग्जामिनर चला सकते हैं। तो हम जैसे टीचर का यही काम है कि ये बतलाना कि पाकिस्तान जो है वो किस ड्रोन का उपयोग कर सकता है और उसके लिए S-400 किस प्रकार से आपको पहले से एक्टिवेट करके रखना। अगर एक्टिवेट करके नहीं रखिएगा तो फिर तबाही मचा देगा। ये सब क्या है, S-400 है जो आप लोग को क्या कर रहा है, पहले से फिलामेंट मतलब आपको रेशा की तरह इस प्रकार से दिखेगा, देखने में इस प्रकार से लगेगा डिम्पल जी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। यही एक्सेप्शन बताना हम लोगों का क्या है बाबू, काम है, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतः, माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतः कोशिका द्रव में मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतः कोशिका द्रव में मौजूद होता है। यह मुक्त अवस्था में, यह मुक्त अवस्था में मौजूद होता है। यह मुक्त अवस्था में मौजूद होता है। इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब यह है कि यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन कर सकता है। लिखिएगा, हालांकि, हालांकि नेत्र के रॉड एवं कोन कोशिका में, हालांकि नेत्र के रॉड एवं कोन कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नियत होता है। नेत्र के रॉड एवं कोन कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नियत होता है। तो इसको क्या करेंगे, अति महत्वपूर्ण कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस प्रकार का प्रश्न बना दे, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। आप खुद देख रहे होंगे कि किस प्रकार का कंटेंट आपको यहां पर दिया जा रहा है। आप लोग सीधे पढ़ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार खोज किनके द्वारा किया गया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, इससे ज्यादा आप लोग नहीं पढ़ते। लेकिन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या है, साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पर हम लोग बतलाते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली होता है। जिस प्रकार से हम बताए थे क्लोरोप्लास्ट हैज टू मेम्ब्रेन्स, उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है बाबू, दो झिल्ली होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली, पहले समझिएगा उसके बाद नोट कीजिएगा। इसमें भी क्या है, बाह्य झिल्ली है, और दूसरा इसमें भी आंतरिक झिल्ली होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। बट डिफरेंस क्या है कि क्लोरोप्लास्ट का जो इनर मेम्ब्रेन था वो अच्छे से क्या था, ओवल शेप का था,
यहां पर आंतरिक झिल्ली जो होगा वो फोल्डेड होगा, इस प्रकार से मोड़दार होगा, फोल्ड होगा उसमें। इसी प्रकार का डायग्राम आप देखते होंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है यह क्या होता है, फोल्डेड होता है, मुड़ा होता है। तो पहले समझते हैं बाद में बनाएंगे। तो ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली। ये वाला जो हिस्सा है, जो फोल्डेड हिस्सा बताएं, ये हमारा है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक झिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, बताएं इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड है, मोड़दार है। तो उसके एक मोड़ को, एक फोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। एक मोड़ को किस नाम से जाना जाता है बाबू, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर के बीच जो गैप है, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच जो गैप है उसको आउटर चैम्बर कहते हैं, बाह्य कोष्ठ कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, बाह्य कोष्ठ कहते हैं। यानी कि बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच जो स्थान बचा हुआ उसको क्या कहेंगे, आउटर चैम्बर। अब जो इनर चैम्बर के भीतर ये जो स्थान देख रहे हैं इसको क्या कहा जाएगा, इनर चैम्बर, आंतरिक कोष्ठ। इसको क्या कहा जाता है, आंतरिक कोष्ठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें द्रव नुमा संरचना भरा रहता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, अंदर में द्रव नुमा संरचना भरा रहता है। इस द्रव नुमा संरचना को मैट्रिक्स कहते हैं। इस द्रव नुमा संरचना को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में कुछ आयन मौजूद होता है, जैसे कैल्शियम आयन मौजूद होगा, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, सामान्यतः डीएनए कहां पर मौजूद होता है, क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में। और गुणसूत्र कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है। तो डीएनए जो जनरली होता है वो कहां मौजूद होता है, केंद्रक में, न्यूक्लियस में। तो क्वेश्चन क्या बनाता है कि केंद्रक के अलावा डीएनए कहां पर पाया जाता है। ये कई दफा बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो केंद्रक के अलावा जो डीएनए है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और इस प्रकार के डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और इसमें कुछ आपको कण जैसा संरचना होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से कुछ कण जैसा संरचना लगा होगा, इसको मौलिक कण कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मौलिक कण। इसको नोट कर लीजिए। पढ़ाई अच्छी लगे तो पूरे कोर्स का फी मात्र 1000 रुपया है बाबू। 1000 में आज ही जुड़ जाइए, कल से आपका क्या होगा, फी बढ़ जाएगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ा मौका। देखिए, बहुत सारे बच्चे आप लोग में से कहीं ऑफलाइन क्लास से भी जुड़े होंगे। हो सकता है ऑफलाइन क्लास में 10 दिन आप शादी में चले गए, कहीं व्यस्त हो गए, क्लास नहीं आ पाए, तो उस समय कहां से आप देखिएगा। तो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस में रिकॉर्डेड अवेलेबल रहता है। आपको लगेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया वाला हम भूल गए, माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्लास मिस कर गए, तो उसके लिए भी आपको क्या है, जरूरी है। आपको कोई रिवीजन करने के लिए बुक चाहिए तो आप 1000-2000 में खरीद लेते। एक तरह समझिए कि रिवीजन का पैकेज, दोबारा बहुत कम समय में आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो 1000 में मात्र है। आप खुद भी जुड़िए, अपने दोस्त मित्र को भी बतलाइए इस कोर्स के बारे में, क्योंकि 71वीं से बड़ा मौका फिर जीवन में नहीं आएगा। जो बच्चे 72वीं देना चाहते हैं, 73वीं देना चाहते हैं, उन सभी के लिए भी ये कोर्स उतना ही यूजफुल है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो चेंज नहीं ना कर जाएगा 72वीं या 73वीं में। बस एक करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स का जो से रिलेटेड कुछ होगा वही चेंज करेगा। बाद बाकी वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायो लगभग तो 90-95% सेम ही रहे। ठीक है, तो अभी से ही तैयारी करिए। लोग तो यूपीएससी की तैयारी छठा से शुरू कर देता है। चलिए, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग लिखा देते हैं। लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली
मौजूद होता है, यानी कि बाह्य झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली मौजूद होता है, यानी कि बाह्य झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली मोड़दार होता है। आंतरिक झिल्ली मोड़दार होता है, यानी कि मुड़ा हुआ, फोल्डेड होगा, मोड़दार होता है। प्रत्येक मोड़ को क्रिस्टी कहा जाता है। प्रत्येक मोड़ को क्रिस्टी कहा जाता है। प्रत्येक मोड़ को क्रिस्टी कहा जाता है। लिखिएगा, बाह्य झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली के, बाह्य झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली के बीच के रिक्त स्थान को, बाह्य झिल्ली एवं आंतरिक झिल्ली के बीच के रिक्त स्थान को बाह्य कोष्ठ कहा जाता है। बाह्य झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली के बीच के रिक्त स्थान को बाह्य कोष्ठ कहा जाता है। लिखिएगा, आंतरिक झिल्ली के भीतर के स्थान को, आंतरिक झिल्ली के भीतर के स्थान को आंतरिक कोष्ठ कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली के भीतर के स्थान को आंतरिक कोष्ठ कहा जाता है। लिखिएगा, द्रवनुमा संरचना, द्रवनुमा संरचना जो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर मौजूद होता है। द्रवनुमा संरचना जो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर मौजूद होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। द्रवनुमा संरचना जो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर मौजूद होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। लिखिए, कैल्शियम आयन, डीएनए इत्यादि, कैल्शियम आयन, डीएनए इत्यादि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर मौजूद होता है। कैल्शियम आयन, डीएनए इत्यादि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर मौजूद होता है। इस प्रकार से जो कण बताए थे जिसको एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, इसका भी देखिएगा 3 हिस्सा होता है। अगर माइक्रोस्कोप से देखिए, इसको हेड कहते हैं, इसको स्टॉक कहते हैं और नीचे वाले को बेस कहते हैं। तो पूछ देगा एलिमेंट्री पार्टिकल का कितना पार्ट होता है, तो मौलिक कण का भी 3 पार्ट होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करें, मौलिक कण की बात करें, तो इसमें भी 3 हिस्सा होता है। कौन कौन? हेड, स्टॉक एंड बेस, शीर्ष, डंठल और आधार होता है। चलिए अब फंक्शन देखते हैं, कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, फंक्शन की बात करें तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। बताए थे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट स्टोर्स द एनर्जी
रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, श्वसन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होता है इसको भंडारित करके रखता है। तो पहला तो कार्य यही लिख सकते हैं कि यह श्वसन के दौरान मुक्त होने वाले, यह श्वसन के दौरान मुक्त होने वाले ऊर्जा को भंडारित करता है। यह श्वसन के दौरान मुक्त होने वाले ऊर्जा को भंडारित करता है। दूसरा, यह श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम प्रदान करता है। तो लिखिएगा, यह श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम प्रदान करता है। यह श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम प्रदान करता है। तीसरा लिखिए, यह वसा के संश्लेषण में मदद करता है। यह वसा के संश्लेषण में मदद करता है। तो ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज इतना ही रहने देते हैं। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं और चाह रहे हैं बीपीएससी की तैयारी करना, तो सिर्फ आज तक के लिए यह ऑफर है कि आप मात्र 1000 में पूरा कोर्स पा सकते हैं। कूपन कोड क्या है? ऑफलाइन 80। इसका उपयोग करके जल्द से जल्द जुड़ जाएं और भी क्लास इसमें बढ़ाया जाए। पढ़ाई कैसी लगी ये खुद आपको जज करना है, ये हम नहीं कहेंगे। आप खुद पढ़ रहे हैं, खुद जज कर सकते हैं कि पढ़ाई कैसी है, क्या है। तो आज ही जुड़ जाइए। कल से फिर बच्चे ये मैसेज ना करेंगे कि भाई मेरे मित्र को 1000 रुपया में ही मिल गया, हमको इतना में मिल रहा। जो ऑफर प्राइस होता है उसमें जो जाग गया तो उसको मिल जाता। तो जरूर जुड़िए। 2 साल तक का वैलिडिटी है बाबू, 2 इयर्स, 1-2 साल, 2 साल तक के लिए वैलिडिटी। कोर्स का नाम है उत्थान 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स। उत्थान 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स। जितनी बार मन उतनी बार आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, यानी कि लाइव क्लास तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ रिकॉर्डेड भी उपलब्ध रहेगा। इसके साथ साथ पर्सनल मेंटरशिप। अगर आपको लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट में डाउट है तो खुद हम आपसे रूबरू होकर बात करके क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। जल्द जुड़े। कल मिलते हैं फिर हम लोग 7 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सभी का।